ये है न्यूजीलैंड 2023 की रैंकिंग में दुनिया का चौथा सबसे पीसफुल कंट्री। पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल साउथ वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर दूर एंड अंटार्कटिका से 6000 किलोमीटर दूर। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर एक भी सांप नहीं है। नॉर्मली जब हम न्यूजीलैंड का नाम सुनते हैं तो वहां की क्रिकेट टीम, ब्रेंडन मैकुलम, ट्रेंट बोल्ट, रॉस टेलर, डैनियल विटोरी, यही सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड इनसे भी कई और ज्यादा रीजन की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे कि न्यूजीलैंड का हाईली ऑर्गेनिक मेन्यू का हनी, शीप, वाइन, कीवी बर्ड्स, बड़ी बड़ी खूबसूरत लैंडस्केप्स, बड़ी बड़ी लेक्स एंड खूबसूरत वादियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एंड एक वर्ल्ड की बहुत ही ज्यादा फेमस मूवी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड में ही हुई है। न्यूजीलैंड एक बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिल्डिंग्स को काफी तेजी से बनाना जानता है। लेकिन फिर भी 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है। कोई मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही दूर है, कोई एग्रीकल्चर लैंड भी वहाँ पर नहीं है। न्यूजीलैंड की 76% पॉपुलेशन यहाँ नॉर्थ में रहती है और इस पॉपुलेशन का भी 45 to 50% शेयर इस ऑकलैंड सिटी में रहता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, यूरोप से इतनी ज्यादा मदद मिलने के बाद, इकोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली काफी ज्यादा डेवलप होने के बाद भी न्यूजीलैंड 80% खाली क्यों है? अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो न्यूजीलैंड बिल्कुल यहाँ नीचे है, इंडिया से 12,000 किलोमीटर दूर। अगर हम फ्लाइट लेकर न्यूजीलैंड जाएं तो 16 से 18 घंटे की फ्लाइट के बाद ही हम न्यूजीलैंड में लैंड हो पाएंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि इंसान दुनिया के एकदम बिल्कुल आउटर पार्ट में गया तो गया कैसे? आज के टाइम में जाना तो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन जब न्यूजीलैंड को खोजा गया होगा किस तरह वहां पर लोग पहुंचे होंगे, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा मल्टीपल व्यूज है। न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में कहीं पर 750 से शुरुआत दिखाई गई है, कहीं पर 12 to 13 सेंचुरी से स्टार्टिंग दिखाई गई है, लेकिन जो मोस्टली ऑथेंटिक चीज है वो है 12 to 13 सेंचुरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस इसी टाइम को न्यूजीलैंड की स्टार्टिंग बताते हैं। एक कूपे नाम का आदमी था जिसने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। कूपे एक माओरी था जो पहले पॉलिनेशियन आइलैंड पर रहता था। कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से और प्रॉपर तरीके से फूड ना मिलने की वजह से कूपे ने डिसाइड किया कि वो न्यू लैंड को डिस्कवर करेगा। कूपे अपने कुछ साथियों के साथ में अपनी बोट लेकर निकल पड़ता है एक नई जमीन की खोज में, और आखिरकार काफी लंबी जर्नी के बाद में वो न्यूजीलैंड को ढूंढ लेता है और वहीं पर सेटल हो जाता है। अगर हम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की बात माने तो न्यूजीलैंड की सेटलमेंट्स 1250 से लेकर 1300 के आसपास की बताई गई हैं, और ये वही टाइम पीरियड है जब कूपे ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। न्यूजीलैंड में कूपे के सेटल होने के बाद ओवर द डिकेड्स पॉलिनेशियन आइलैंड्स पे से जितने भी सेटलर्स थे वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूजीलैंड, और बहुत ज्यादा भारी संख्या में माइग्रेशन होने लगता है। पॉलिनेशियन सेटलर्स ने न्यूजीलैंड में अपने एक डिस्टिंक्ट कल्चर भी बना लिया जिसको आगे चल के माओरी नाम से जाना जाने लगा। इस पूरे आइलैंड पे पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है और दो मेजर ट्राइब निकल कर आती हैं, एक ईवी नाम से और एक हापू नाम से। बहुत लंबे समय तक इन दोनों ट्राइब्स ने इस पूरे एरिया को डोमिनेट किया है। कभी ये फाइट करते थे एक दूसरे के अगेंस्ट और कभी ये दोनों कॉपरेशन में रहते थे। और फिर आखिर वक्त आता है यूरोपियंस का। 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही यूरोपियंस पावर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी बिजनेस पर्पसेस की वजह से, कभी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की वजह से। 1642 में एक डच एक्सप्लोरर एबल टेस्मैन न्यूजीलैंड पहुंचता है। उसकी विजिट बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती है और माओरी लोगों के साथ में उसकी फाइट शुरू हो जाती है। उसके 4 क्रू मेंबर मारे जाते हैं और एक माओरी भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। अब इस टाइम से लेकर 1768 तक कोई भी यूरोपियंस न्यूजीलैंड की तरफ नहीं गया, लेकिन 1769 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक न्यूजीलैंड पहुंचता है। उसकी भी माओरी लोगों से फाइट होती है, लेकिन वो पूरी एंटायर कोस्ट लाइन का मैप ड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का न्यूजीलैंड पहुंचना और भी ज्यादा इजी हो गया था। 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड पहुंचने लगे और उन्होंने इस बार माओरी लोगों से बहुत ही ज्यादा पीसफुली एंड स्मार्टली डील की। उन्हें प्रॉफिट, ट्रेड एंड फूड का लालच देकर उनसे बिजनेस एग्रीमेंट साइन किए। स्टार्टिंग में यूरोपियंस ने यूरोपियन फूड, मेटल टूल्स, वेपन्स एंड वेरियस अदर गुड्स के साथ में ट्रेड की, लेकिन धीरे धीरे वहां पर अपनी नेवल पोर्ट्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और अपनी आर्मी को भी डिप्लॉय कर दिया। 1801 से लेकर 1840s तक ब्रिटिशर्स एंड माओरी के बीच में लगभग 600 बैटल्स लड़ी गई, जिसमें 30,000 से 40,000 माओरी लोग मारे गए, और जो माओरी के बड़े बड़े चीफ थे, कमांडर थे, उनके भी किसी न किसी तरह मर्डर कर दिया गया। मोस्ट ऑफ द माओरीज इस वॉर में खत्म हो गए
और थोड़े बहुत जो यूरोपियंस के साथ में बीमारियां गई थी उनकी वजह से खत्म हो गए। 1835 से लेकर 1862 तक थाउजेंड्स ऑफ माओरी सिर्फ बीमारी से मारे गए, और वो बीमारियां जो यूरोपियंस के साथ में यूरोप से न्यूजीलैंड गई थी, ये सारी बीमारियां माओरी लोगों के लिए बिल्कुल अनजान थी और उनके पास में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। ब्रिटिशर्स का काम और भी ज्यादा आसान हो गया था, माओरी लोग अपने आप ही उनके रास्ते से हटते जा रहे थे। 1832 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेम्स बशबी को अपॉइंट किया न्यूजीलैंड में ब्रिटिश एम्पायर की ट्रेड एंड कॉमर्स को देखरेख करने के लिए। और फिर 1835 में एक फ्रेंच सेटलर्स न्यूजीलैंड पहुंचता है, चार्ल्स डी थियरी, जो न्यूजीलैंड को एक अपना अलग देश बनाना चाहता था। न्यूजीलैंड के माओरी लोगों ने उसके अंडर में रहने से मना कर दिया और उन्होंने ब्रिटेन के किंग विलियम फोर्थ से प्रोटेक्शन की डिमांड की। अब यहाँ पर माओरी लोग इतने ज्यादा वीक हो चुके थे कि वो अपने राइट्स को खुद भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। ब्रिटेन के किंग माओरी लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं और वो विलियम हॉब्सन को भेजते हैं न्यूजीलैंड में सेटलर से डील करने के लिए। सेटलर जैसे ही न्यूजीलैंड छोड़कर जाते हैं, तुरंत विलियम हॉब्सन न्यूजीलैंड पर ब्रिटिश टेरिटरी को क्लेम कर देता है। अब यहाँ पर 1840 में ट्रीटी ऑफ वेतांगी साइन की जाती है और पूरे न्यूजीलैंड का कंट्रोल ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में चला जाता है। अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है यूरोपियंस एमिग्रेशन का न्यूजीलैंड के अंदर। बहुत सारे यूरोपियंस न्यूजीलैंड की तरफ जाते हैं और फिर 1843 से फिर से ब्रिटिशर्स और मावरी लोगों में जंग शुरू हो जाती है, बिकॉज जो यूरोप से एमिग्रेशन चल रहा था न्यूजीलैंड में, उनको भी जमीन चाहिए थी रहने के लिए और ब्रिटिशर्स मावरी लोगों से उनकी जमीन छीन रहे थे। फाइनली 1863 में मावरी और ब्रिटिशर्स में एक पीस ट्रीटी साइन होती है। ये उसी मीटिंग के टाइम की पिक्चर है। इस वक्त तक पूरी मावरी मूवमेंट पूरी तरह से क्रश हो चुकी थी, कोई भी मावरी चीफ नहीं था जो मावरी मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकता था। अब यहाँ पर पूरा मावरी मूवमेंट बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था। अब पूरे न्यूजीलैंड का कंट्रोल ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में था। उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ में बहुत ज्यादा रेसिज्म किया, अत्याचार किए, उनको बहुत बुरी तरह से मारा भी। जिस तरह सेम कंडीशन इंडिया में थी उसी तरह के सेम हालात न्यूजीलैंड में भी थे। लेकिन फिर 1852 में न्यूजीलैंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास होता है। अब जो ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड में थे उनके हाथ में ही न्यूजीलैंड का कंट्रोल आ गया था, लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड की सारी चीजें ब्रिटेन से ही डिसाइड होती थी। फाइनली 1856 में न्यूजीलैंड का पार्लियामेंट बनाया गया और एल्फ्रेड डोमेट ने रिजोल्यूशन पास कराया कैपिटल चेंज करने के लिए ऑकलैंड से वेलिंगटन। 1856 में न्यूजीलैंड के लोकल मावरी लोग सिर्फ माइनॉरिटी बन के रह गए थे। जब ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड आए थे उस टाइम पर मावरी लोग 2 लाख के करीब थे, लेकिन 1856 में सिर्फ 30,000 से 40,000 रह गए थे। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन मावरी वर्सेस ब्रिटिशर्स का वॉर है, बहुत सारे डिजीजेस हैं और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही क्रिश्चियंस मर्सनरी न्यूजीलैंड पहुंच गए थे वहां के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। और 1881 तक मावरी वर्सेस ब्रिटिशर्स के कई सारे सीरीज ऑफ वॉर्स होते जिनमें बहुत सारे मावरी लीडर्स मारे गए। अब यहाँ से मावरी मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो गया था, मतलब कि नो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बाय मावरी पीपल्स। 1880 और 90 में ब्रिटिश एम्पायर कई सारे सीरीज ऑफ वॉर्स में इन्वॉल्व रहा, इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी। और उससे पहले हमारे इंडिया जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो चुका था। इसीलिए ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि न्यूजीलैंड के लोकल मावरी लोगों को भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना होगा, नहीं तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से शुरू होता है न्यूजीलैंड के पीस एंड प्रोग्रेस का सिलसिला। मैनी लोकल्स वर इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट इलेक्टोरल प्रोसेस, गवर्नमेंट जॉब्स में गए एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में गए। और 1893 में न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने वुमेन्स को अधिकार दिया वोट करने का। और 1894 में दुनिया का पहला देश बना जो मिनिमम वेजेस के ऊपर एक कानून लेकर आया। आज के टाइम में जो मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट हम बाकी कंट्रीज में देखते हैं वो न्यूजीलैंड से ही लिया गया है। आगे 1907 में न्यूजीलैंड को डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया एंड फाइनली 1947 में ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट न्यूजीलैंड पार्लियामेंट की बिना किसी मर्जी के कोई कानून पास नहीं कर सकता है। अब न्यूजीलैंड एज अ ब्रिटेन कॉलोनी काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा था और अर्ली 20th सेंचुरी में न्यूजीलैंड ब्रिटेन के साथ में वर्ल्ड वॉर 1 में भी पार्टिसिपेट किया था एंड वर्ल्ड वॉर 2 में भी पार्टिसिपेट किया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में न्यूजीलैंड के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी आया था। इस टाइम पर न्यूजीलैंड की इकोनॉमी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब यहाँ पर लोकल मावरीज जो थे वो रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन एरियाज में सेटल हो रहे थे। फिर भी जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है। न्यूजीलैंड का ये जो साउथ रीजन है इसमें बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस है, जमीन बहुत ही ज्यादा अनइवन है और बहुत ही ज्यादा पथरीली है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी नहीं की जा सकती है। और बिग माउंटेन रेंजेस होने के कारण यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना भी इम्पॉसिबल है। वैसे तो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन आज के टाइम में 51 लाख के करीब है, जो कि मोस्टली नॉर्थ रीजन में रहते हैं और बेसिकली ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन ये सिटी ऑकलैंड में रहती है। ऑकलैंड एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ की गवर्नमेंट लोगों को पैसा देती है दूसरे सिटीज के अंदर सेटल होने के लिए। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी पॉपुलेशन का 27% शेयर बाहर के एमिग्रेंट्स ही शेयर करते हैं और जिनमें से 5% तो इंडियंस है।
है। अब ये 5% इंडियंस होने के साथ साथ न्यूजीलैंड के अंदर हिंदुइज्म सेकंड मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन है। न्यूजीलैंड की अराउंड 48% पॉपुलेशन किसी भी रिलीजन को नहीं मानती है, 37% क्रिश्चियंस है एंड 2.5 से लेकर 3% तक हिंदुइज्म है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन स्टैग्नेशन में थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में नॉन वाइट लोगों की भी एंट्री कर दी गई थी न्यूजीलैंड में, जिसकी वजह से अफ्रीकन कंट्रीज से, इंडियंस एंड बाकी एशियन कंट्रीज से बहुत सारे इमिग्रेंट्स न्यूजीलैंड में गए थे। और आज के टाइम में न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन है 51 लाख। और एक फैक्ट न्यूजीलैंड का ये भी है कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से ज्यादा वहां पर एनिमल्स रहते हैं, अराउंड 3 से 4 करोड़ तो वहां पर शेप्स ही हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में न्यूजीलैंड अपने प्रोडक्शन का 90 से 95% मीट एक्सपोर्ट करता है बाहर के नेशंस को, सिर्फ 5% ही कंज्यूम करता है। ये जो न्यूजीलैंड का नॉर्थ एरिया है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है और एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर शीप, काऊ बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड से रिलेटेड उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही वीडियो के अंदर कंबाइन करके आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।